आप क्या सोच रहे हैं कि मधुबनी क्षेत्र में क्या होने वाला है? मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का बिहार प्रदेश का महासचिव हूँ और इससे पूर्व इसपी विधानसभा से मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। एनडीए का प्रत्याशी रह चुका हूँ। पहली बार मैं 2005 में जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी था, जो कि एनडीए का पार्ट हुआ करता था, और अभी 2015 में भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का प्रत्याशी था, जो भी एनडीए का पार्ट था। अभी इस विषय पर कुछ आपने 2020 का इलेक्शन आने वाला है, तो उसमें क्या रणनीति है आपकी पार्टी की और मधुबनी क्षेत्र में क्या आप देख रहे हैं? हम लोग पिछले लोकसभा चुनाव से ही महागठबंधन के पार्ट हैं। महागठबंधन में हम लोग की पार्टी शामिल है और उसके तहत पूरे बिहार में हम 5 सीटों पे चुनाव लड़े थे पिछली बार लोकसभा में। और पिछली बार 2015 में जब हम लोग यहाँ से थे तो मधुबनी जिला में हमारी पार्टी के 2 कैंडिडेट थे, एक हरलाखी विधानसभा से और मैं स्वयं इसकी विधानसभा से लड़ा था, जिसमें एक सीट पे जीत हुई थी। हरलाखी से उम्मीदवार हमारे स्वर्गीय बसंत कुमार महतो जी जीते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश शपथ ग्रहण से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनके पुत्र को हम लोगों ने टिकट दिया और वो भी जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत करके आए। 2 सीट हम लोग लड़े थे। मधुबनी जिला में नए परिसीमन के बाद कुल मिलाकर के पहले 11 सीट हुआ करती थी, अभी 10 सीट है। उसमें 2 सीट पे हम लोग लड़े थे। तो ये तो 2 सीट पे आप चुनाव लड़े, तो इस बार आपका क्या लगता है कि पार्टी कितने सीट पे चुनाव लड़े? क्योंकि आप लोग गठबंधन से जुड़े हुए हैं और गठबंधन में अभी तक तो कोई फैसला हुआ नहीं है किसको कितना सीट मिलेगा, लेकिन आप लोग का जो अपना प्रस्तावित तो रखते होंगे ना कि मधुबनी जिला से हम लोग इतने सीट के लिए दावा करते हैं। नहीं, अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, ये कोई फाइनल नहीं है। अभी तो 4 स्टेज बाकी है। अभी तो पहला स्टेज है कि महागठबंधन के अंदर जब सभी वरिष्ठ नेतागण बैठेंगे तो आपस में राय विचार विमर्श होगा, किनकी क्या हिस्सेदारी होगी, किनके खाते में कितनी सीटें मिलेंगी। पहले राज्य स्तर में तय हो जाती है ये सब बातें, फिर राज्य स्तर के बाद फिर पार्टी का ये इनर मामला है, अंदरूनी है कि वो जिला स्तर पे तय करते हैं कि कहाँ कौन सा लड़ा जाए, किस सीट पे लड़ा जाए। ये सब अभी प्राइमरी स्टेज में बातें हैं। अभी तक सब बिंदुओं का समय नहीं आया है। जो वरिष्ठ नेता बस बहुत जल्द ही बैठने वाले हैं आपस में, तो उस मीटिंग में इन सब बातों की चर्चा हो। फिर भी अपना एक आकलन तो आपका होगा ना कि कम से कम, जैसे कि अभी आप बोले कि ठीक है 5 सीट पे 2 सीट पे चुनाव लड़े हैं, तो उस तरह आपका एक आकलन तो होगा कि यहाँ से 2 सीट तो कंफर्म है कि ठीक है 2 सीट पे हम लड़ेंगे। नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, ये बड़े नेताओं के बीच की बात होती है, पार्टी के अंदर की बात होती है। हम लोग इस पर बोलने के लिए अभी अधिकृत नहीं हैं और हम आपके सामने मीडिया के सामने बोल रहे हैं, इसलिए ये सब पार्टी के ऊपर की बात होती है, ये पार्टी तय करती है। वो बहुत जगह हमारे लड़ने लायक जिस तरह के व्यक्ति होते हैं, जो लड़ने के लिए बड़े साथी होते हैं, उस पर निर्भर करता है। क्षेत्रवार विशेष क्षेत्र की परिस्थिति पर निर्भर करता है कि हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए लड़ने लायक कौन सी सीटें हैं या क्या संभावना है, ये उन पर डिपेंड करती है। इसलिए संख्या बोलना अभी मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि आप पहले जदयू के भी रह चुके हैं, उससे भी चुनाव लड़े हैं, तो उसको छोड़ने का रीज़न क्या रहा? और अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि जदयू जो गठबंधन है, एनडीए की गठबंधन है, उसका कैसा रहेगा, माहौल बन कैसा रहा है? क्योंकि अभी जो है मामला हम लोग भी देख रहे हैं कि जो उनका 7 निश्चय योजना था वो उनका फेल्योर लग रहा है और भी बहुत सारा मामला है जो चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कैसा रहेगा? बिहार की जनता भी चेंज चाह रही है, लेकिन 15 साल लालू जी की सरकार रही, लालू जी ने काफ़ी 15 साल चलाए सरकार में, तो इनसे भी कहीं ना कहीं लगता है कि जनता परेशान रही, इसलिए नीतीश को लेके आई। और नीतीश का 15 साल जो है वो भी माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए भी बहुत कुछ चेंज नहीं ला पाए। तो इसमें क्या लगता है कि कैसा क्या होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से आपने बहुत पुरानी बात की कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को क्यों छोड़ा। तो आज 15 साल सरकार में रहने के बाद सारी चीज़ें आप लोग भी देख रहे हैं, बिहार की जनता भी देख रही है। जिस कारण बस परिवर्तन हुआ था और उसमें वो कितने सफल हुए ये आप सब लोग देख रहे हैं कि आज इनके खिलाफ जो एक माहौल बना हुआ है,
जितनी भी बातें इस सरकार ने की, मुझको इसमें एक सबसे बड़ी आश्चर्यजनक और हैरत अंगेज बात लगती है कि आज मुझे ये बातें आपके सामने याद भी आ गई। कुछ भी नीतीश सरकार के विकास के क्रियाकलाप की बात जब पूछी जाती है तो उनके और उनके लोगों का, उनके प्रवक्ताओं का एक साधा सा जवाब होता है। वो तुरंत पिछली सरकार से कंपैरिजन करते हैं कि इस मामले में वो क्या कर रहे थे, इस मामले में वो क्या कर रहे थे। मेरा कहना इस बात पे ये है कि दूसरे की उपलब्धि को या अनुपलब्धि को गिनाने से वो आपकी उपलब्धि नहीं बन जाती है। अगर वहाँ कुछ ना कुछ, अगर पहले की सरकार में अगर आपको कुछ कमी नजर आती है या कमी हुई हो, इसीलिए तो जनता ने आपको लाया है, उस कमी को आप दूर कर दे। अगर मान लीजिए कहीं सड़क नहीं थी तो वहाँ सड़क बनाने आपकी जिम्मेवारी है। कहीं मैंने अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो आपको वहाँ पर अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया है। लेकिन इस सवाल के जवाब में अगर आप ये कह दें कि उनके राज्य में वो अस्पतालों में क्या व्यवस्था थी, उनके राज्य में सड़क की क्या व्यवस्था थी, ये जवाब नहीं है, तो नीतीश कुमार जी और उनके मंत्री, उनके लोग, उनके प्रवक्ता सिर्फ इस तरह का जवाब दे करके अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, अपने कमियों को पूरी तरह से छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और आईवास कर रहे हैं जनता का। अरे आपको ये सवाल किया जा रहा है कि ये सड़क नहीं बनी थी, तो ये सड़क को आपको बनवाना है, जो कि आपके राज्य में नहीं बनी, तो ये आपका फेल्योर है। अब आप अपने फेल्योर को ढकने के लिए अगर पिछली सरकार की कुछ कमियों को गिनाते, इसके लिए आपकी सरकार नहीं बनाई गई थी। और आज अगर आप इस तरह से ये कर रहे हैं तो यही हालात है, यही कारण है, इसलिए आपकी सरकार को बदलने के लिए भी बिहार की जनता मन बना चुकी है। जैसा कि नीतीश बाबू का कहना होता है कि सुशासन बाबू की सरकार है, तो आप अपने स्तर पे सुशासन बाबू या फिर सुशासन की सरकार को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको परिभाषित करेंगे? कहीं किसी प्रकार का सुशासन नहीं है। आप मीडिया के लोग हैं, प्रतिदिन टीवी का चैनल में देख लीजिए, आप अखबार दिखा लीजिए। पहले के जमाने में ये हुआ करता था, मुझको अच्छी तरह से याद है कि कहीं पर गोपालगंज में एक हत्या हो जाती थी, उस समय में अखबार जो हुआ करता था तो प्रादेशिक स्तर पर अखबार हुआ करता था। आज जिलावार अखबार को कर दिया गया है, इसलिए गोपालगंज में कोई घटना घटती है तो मधुबनी जिले के पन्नों पे वो खबर नहीं होती है। मधुबनी जिला में कोई घटना होती है तो वो पटना के पन्नों पे नहीं होती है। होता भी है तो प्रदेश का एक पन्ना होता है, जिस एक पन्ने में बड़े बड़े नेताओं और बड़ी बड़ी खबरें होती है, छोटी छोटी खबरों को जगह नहीं मिल पाती। तो उस जमाने में हुआ करता था, बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 जिले से उठा करके अगर एक हत्या हुई या ये कहीं लूट हुआ या कुछ हुआ तो फ्रंट पेज जो 3-4 पन्ना वो रखते थे, फ्रंट में उसका बैक होता है, फिर पिछला पन्ना वो रखते थे सजा करके उसके लिए कि इसको इतना बड़ा बड़ा सुर्खी बनाते थे। हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, ये आईवास था, ये आईवास था। लेकिन आज इतनी सारी घटनाएं उससे कई गुना ज्यादा हो रही हैं, उसको कहीं 5वें पन्ने में, 10वें पन्ने में, 11वें पन्ने में छोटा सा कैप्शन दे दिया जाता है कि गोपालगंज में 2 हत्या, तो उसको उजागर किया जाता था, इसको छुपाया जा रहा है। यही तो अंतर है। आप सारा ग्राफ उठा करके देख लीजिए, टीवी का हेडलाइंस भरा रहता है, अखबार के पन्ने भरे रहते हैं। आप ज्यादा नहीं, आप एक सप्ताह का पूरे बिहार का अखबार पटना में बैठ के एक जगह आप संकलन करें और उसके बाद कागज पे लिखें कहाँ कितनी हत्या है, बिहार में प्रतिदिन कितनी हत्या हो रही, कितना लूट हो रहा है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि शुरू के 6 महीने, साल भर कुछ ऐसा लगा था कि परिवर्तन होगा, लेकिन उसके बाद तो लगातार उससे भी ज्यादा अब गिरता चला गया। कोई भी चीज मैंने अंडर कंट्रोल नहीं है, सभी कंट्रोल के बाहर है। और इनका टका सा जवाब होता है कि कोई सवाल पूछते हैं, पिछली सरकार में बोलते हैं वहाँ क्या हुआ, यहाँ ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। तो अभी उनका जो 7 निश्चय योजना है, जो 7 निश्चय योजना का वो पूरे जगह बता रहे हैं कि 7 निश्चय योजना से बहुत विकास का कार्य हुआ है। हम लोग भी काफ़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, कहीं पर हम लोग को भी बहुत जगह पर विकास कुछ नज़र नहीं आया है। और इसमें अगर की सरकार है और एक राज्य की सरकार में कहते मुखिया कर रहा हो या कोई और कर रहा हो, हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है राज्य आपके कंट्रोल में नहीं है, मुखिया आपके अधीन नहीं आते हैं, या कोई और जनप्रतिनिधि है या कोई ऑफिसर है, इसका मतलब उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। यहाँ एक आदमी कोई क्राइम करता है और जिस थाना अंतर्गत पड़ता है, सरकार अगर चाहे तो 24 घंटे तो बहुत 4 घंटे के अंदर में वो सलाखों के पीछे होगा। कोई करप्शन करे, सरकार जिस चीज को चाहती है उजागर करना,
24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई होती है और उसको जहां रहना चाहिए वहां रहता है। ये भी सरकार की एक नाकामी है, जो सरकार अपने नाकामी को छिपा रही है कि फला कर रहा है तो उसमें हम क्या करें। यही तो फेलियर है सरकार की। अगर कोई मुखिया कर रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब मुखिया इस राज्य का नागरिक नहीं है, इस सरकार के अधीन नहीं आता है। फंड देने के लिए सरकार उसको फंड देती है और उस पर कार्रवाई करने के लिए क्या विदेश से आदमी आएगा क्या? ये बिहार की सरकार करेगी। जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है तो ये तो कहते थे कि जो मुखिया गड़बड़ करेंगे उसको जो है हम जेल के सलाखों के अंदर भेजेंगे। तो दरअसल नीचे से ऊपर तक कमीशन बंधा हुआ है। नीचे ये सिस्टम जो है, नीचे से ऊपर तक कमीशन बंधा हुआ है। कोई एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकता है। जिस तरह आप एक किस्सा सुने होंगे कि बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीता है और कोई किसी को नहीं कुछ कहता है, वही हाल इन लोग का है। बाघ भी है, बकरी भी है, क्योंकि एक दूसरे से सब मिले हुए। कमीशन नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचता है। सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। ये सब लोग आईवास करके अपना सरकार चला रहे हैं, अपने तिजोरी को भर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी, आप 7 निश्चय योजना आपने पूछा, कोई भी योजना, वो एक योजना लाते हैं, बीच में अपना लूट खसोट करके वो मामला बंद हो जाता है। जब उस पर हाई तौबा मचने लगता है तो नीतीश जी दूसरा की योजना शुरू कर देते हैं कि लोगों का ध्यान उस पर से भटक जाए, दूसरे की तरफ चला जाए। अब हम ये काम करने जा रहे हैं, उसमें कुछ दिन लूट खसोट हुआ, वो अधूरा पड़ गया, फिर तीसरा करने लगते हैं। इनके सारे मंत्री, सारे प्रवक्ता टेलीविजन पर बैठ करके बस यही दिन भर आईवास का काम करते हैं, लोगों का ब्रेनवास का काम करते हैं। किस चीज को हम कैसे छुपा सकते हैं, किस चीज को हम कैसे दबा सकते हैं। तो आने वाला इलेक्शन है अभी 2020 में, तो उस चुनाव में जनता भी, अगर आप कह रहे हैं कि जनता चेंज चाह रही है, तो जनता किस तरह का और किसके तरफ वो जाए? जनता भी सोच रही है कि किसके तरफ जाए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? निस्संदेह तौर पर बिहार में 2 धारा है। एक जहां एक तरफ एनडीए है जिसकी 15 सालों से सरकार है, और एक तरफ है महागठबंधन। महागठबंधन अगर बहुत बढ़िया ढंग से अभी सभी सहयोगी दल को समेटते हुए अगर चुनाव के मैदान में जाती है, और जो कि जाना चाहिए, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी तरह विश्वास है, तो निस्संदेह इस बार महागठबंधन की ओर बिहार के लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और निश्चित रूप से महागठबंधन की इस बिहार में सरकार बनेगी। तो महागठबंधन में अभी तो तेजस्वी यादव जी जो है उनका मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा आ रहा है सामने, क्या लगता है कि वो अभी उस लायक हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए? अब देखिए, ये महागठबंधन की भीतर की बातें हैं। महागठबंधन के दल के अंदर ये सब बातें चलनी है और तय होनी है। इसको हम लोग नहीं तय करने वाले हैं, वहाँ पर सभी पार्टियों का है। पार्टी लोग आपस में बैठेंगे, चाहे देखिए नेता कोई भी हो। महागठबंधन के तरफ एक रुझान बन चुका है। नेता कौन होगा नहीं होगा ये ऊपर लेवल की बात है। सभी पार्टी के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता आपस में बैठेंगे और इसका भी समस्या का समाधान निकालेंगे। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न निकले, वो निकाल। जैसे ही ये लोग 1 से 2 बार बैठेंगे, सारी बातें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। बहुत लोग जो खुशफहमी में हैं कि ये इसमें महागठबंधन में टूट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 5 एमएलसी चले गए, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। सभी लोग लगभग एक मन बना चुके हैं, लेकिन एक अमली जामा उसको पहनाएंगे। जब टेबल पर ये लोग बैठेंगे, सब बातें लगभग भीतर तय है। 1-2 बार बैठने की जरूरत है, सब तय हो जाएगा और परिवर्तन की बिहार में वही है और लोग इनके तरफ देख रहे हैं। तो 2015 में भी महागठबंधन बना था, 2015 में भी जदयू राजद एक साथ हो गई थी, उसके बाद फिर उनका अलग हो गया। तो क्या लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि गठबंधन टूट जाए इलेक्शन के बाद? अभी ये तो बहुत आप मैंने दूर की बात कह रहे हैं। अभी बच्चा हुआ नहीं और झुनझुना खरीदने वाली बात है। पिछली बार की जो गठबंधन की टूटने की आप बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ नीतीश जी हैं, और नीतीश जी का चरित्र बिहार के सामने है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। आज उपेंद्र कुशवाहा मेरे नेता की बात करिए, कभी सेकंड मैन हुआ करते थे पार्टी के, पूरे बिहार जानती है। नीतीश जी अलग मोर्चे पर रहते थे और संगठन का सारा काम उपेंद्र कुशवाहा जी संभालते थे। बिहार पार्टी के प्रधान महासचिव थे और संगठन का पूरे बिहार में घूम करके ये पार्टी के लिए ये काम करते थे। जब सदन में मौका मिला तो इनको नेता बिहार विधानसभा विरोधी दल बनाया गया था। अगर इनमें कुछ बात थी
ये कुछ वजन के आदमी थे, तभी तो इनको नेता विरोधी दल बनाया गया था। इन्होंने आवेदन तो नहीं दिया था कि मुझे बिहार विधानसभा का विरोधी दल का नेता बनाइए। तो जब तक नीतीश जी को किसी से जरूरत होती है तो उसको आसमान पे बिठाते हैं, और वही व्यक्ति जब इनको भारी लगने लगता है तो फिर ये चाहते हैं कि इसको समाप्त कर दें। बनना बनाना और उसमें सहयोग करना और बात होती है, लेकिन समाप्त आप कैसे कर दीजिएगा। और क्षणिक कोई किसी एक इलेक्शन में हार जाता है। चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी थी और 80 में पूरे दमखम के साथ आई थी सत्ता में। तो कोई एक इलेक्शन हारने से कोई राजनीति में समाप्त नहीं हो जाता है, फिर आगे के लिए उसकी असीम संभावनाएं होती है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे नेता बहुत इस सड़क से लेकर के सरकार बनाने तक में बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन जब सरकार बन गई तो उनके साथ क्या हुआ आप सब लोगों को मालूम है, जिसके कारण 2006 में उनको अलग होना पड़ा था। अभी कोरोना महामारी है, फिर भी इलेक्शन हो रहा है, तो क्या इसमें आप अपना क्या स्टेटमेंट देंगे, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना महामारी में चुनाव होना और जो कि अभी बहुत बड़ा रूप लेते जा रहा है, इस पे चिंता हटा के सरकार चुनाव पे ध्यान दे रही है, क्या एक सही है स्टेप सरकार का? कोरोना महामारी के बीच में किस तरह से चुनाव कराना चाहिए, इसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। मैं तो ये कहूँगा, मेरी ये निजी राय है कि अगर आपको लगता है, सरकार को आंकड़े सरकार के पास होते हैं, हम लोग तो जो देखते हैं समाचार पत्रों में वो आंकड़ा हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन इनर स्थिति क्या है, अंदरूनी स्थिति क्या है, ये सरकार को भली बात मालूम है। अगर उनको लगता है तो लोगों के जान के सामने चुनाव बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। चुनाव 2 महीने बाद भी 3 महीने बाद भी हो सकते हैं। अगर सिचुएशन आपको ठीक लगता है, आपको सिचुएशन अगर अंडर कंट्रोल लगता है, तो आपको कुछ नियमों के साथ, कुछ शर्तों के साथ आपको चुनाव कराना चाहिए। नहीं आपको लगता है कि स्थिति खराब है तो आपको चुनाव का डेट आगे करना चाहिए। आप एक बार 3 महीना बढ़ा करके देख लीजिए। 3 महीना में अगर आपको लगे कि नहीं सिचुएशन ठीक है तो कराइए, नहीं तो फिर 3 महीना बढ़ाइए। ये तो एक ऐसी आपदा है जो दुनिया भर में है, इसके लिए चुनाव इसके सामने कौन मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता है। जब सरकार की मियाद पूरी हो जाएगी, गवर्नर रूल लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन लोगों का जान बचाना, बीमारी से निजात दिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस कोरोना महामारी में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश आप देंगे? जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि जनता 3 महीने का लॉकडाउन, फिर अनलॉक 1 और अभी हम लोग अनलॉक 2 लगता है कि वो भी हम लोग पूरा कर चुके हैं। शायद अनलॉक 3 में चल रहे हैं, जुलाई महीना आ गया ना, तो अनलॉक 3 में चल रहे हैं। तो जनता से मेरी यही अपील है और निवेदन है कि आप अपना ख्याल खुद रखें, सरकार के भरोसे है ना, और ग्राम पंचायत के बहुत भरोसे रहने से आपका भला नहीं होगा। आपकी अपनी जान है, इसकी रक्षा करें। जो बताया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो चीज़ भी है, सैनिटाइजर रखें, साबुन से हाथ धोएं, ये करें, जितनी भी चीज़ें ये बताई जाती हैं उसका जनता खुद पालन करे, खुद को सुरक्षित रखे, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। सरकार के भरोसे बहुत लोगों की जान बचने वाली नहीं है। सरकार तो आपको भेड़ बकरी के तरह आपको रख देगी कहीं भी, आप क्वारंटाइन सेंटर पे पड़े रहिए, कहीं पड़े रहिए, तो सरकार के भरोसे आपका काम नहीं चलने वाला है। इसलिए जनता को इसका खुद ख्याल रखना होगा और खुद से अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।